Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the remaining portion of our methods of a demand forecasting. इसके पहले हमने कुछ methods देखे जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर मार्केट में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड कितना होगा, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कितना इंक्रीज़ होगा और इट विल गोइंग टू डिक्रीज़ एंड क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, सब हमने कवर अप किए हैं डिमांड फोरकास्टिंग में। तो कुछ मेथड्स थे जो हमने डिस्कस करने थे, प्रीवियस वीडियोस में भी हमने डिस्कस किए हुए हैं कुछ मेथड्स को। एंड नाउ विल गोइंग टू स्टार्ट विद द रिमेनिंग पोर्शन, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर मेथड्स। इसके पहले अगर आप ध्यान देंगे तो इसके पहले हमने कवर अप किए हैं कुछ मेथड्स, जिसमें आता है आपका कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। सबसे बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग के दो मेथड हैं, आपके स्टैटिस्टिकल और आपका सर्वे। और सर्वे मेथड में क्या होगा, कंप्लीट एन्यूमरेशन, जिसमें जितने भी कस्टमर्स होंगे सबसे हमें क्या लेना होता है, इन्फॉर्मेशन लेना होता है बाय कंडक्टिंग द सर्वे और बाय आस्किंग द क्वेश्चंस। देन कंप्लीट एन्यूमरेशन के बाद हमने देखा सैम्पल सर्वे मेथड। अब सैम्पल सर्वे का मतलब क्या होता है, सैम्पल सर्वे मीन्स विल ओनली गोइंग टू कंडक्ट द सर्वे with the only few peoples, सिर्फ हार्डली 5, 10, 15, 20 peoples, और यू कैन से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसके स्मॉल पोर्शन ऑफ अ पीपल्स विल गोइंग टू गैदर एंड विल गोइंग टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दो सैम्पल। कुछ हम क्या करेंगे, इसके एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ द पॉपुलेशन, वो क्या होगा आपका सैम्पल। और वो सैम्पल्स को क्या करेंगे, हम क्वेश्चनर्स करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन वो पर्सन देगा वो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फॉर व्हाट, फॉर the market experiment, for what, for the market research, or you can say forecasting of a demand. तो यहाँ पे basically then after there are the n number of things which we have completed. Now we will directly start with the third one, which is nothing but end use method. देखो अब ये end use method का मतलब क्या होता है, in this method the demand for the product is forecasted through the survey of its users, and this method is used when a product is used for more than one use, and a product may be used for the final consumption as an intermediate product in the production of some other goods, as well as many may be exported or imported. The demand for the final consumption, the demand for the export, net import, and the demand for its intermediate use can be obtained through the survey of all the selected consumer, exporter and importer. So specifically agar what I will going to tell you is that only end use method is that method where जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर्स को यूज़ करने के लिए देंगे, कुछ समय तक वो प्रोडक्ट्स वो यूज़ करेंगे, दे विल गोइंग टू यूज़ दोज प्रोडक्ट एंड दे विल गोइंग टू रिवर्ट बैक अस विद द पॉजिटिव और द नेगेटिव फीडबैक ऑफ द सेम। उसमें होता क्या है कि मेरे पास सपोज मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, आई हैव सम प्रोडक्ट, अब वो प्रोडक्ट क्या करूँगा, मैं आपको ऑफ़र किया, मैंने आपको ऑफ़र किया, आपने लिया, मैंने भी क्या किया, आपको वो प्रोडक्ट दिया है। अब वो प्रोडक्ट क्या करोगे, आप यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद एक सर्टन स्पैन ऑफ टाइम के बाद आप मुझे क्या करोगे, उसका रिस्पांस दोगे कि ये अच्छा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, और व्हाट वी हैव टू डू। सो स्पेसिफिकली ये होता है कि देयर आर द मैनी इवेंट्स विच आर बीइंग टेकिंग प्लेस व्हेन वी वर एट द टीनेजर। स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दे आर पार्टिसिपेटिंग। कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ इवेंट्स चलते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ दिस इवेंट्स आर नथिंग बट द काइंड ऑफ अ रिसर्च सेंटर, जहाँ पे क्या होता है कि जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, जो अभी फाइनलाइज हुआ नहीं है, वी आर अवेयर ऑफ कि हाँ ये कंपनी का ये प्रोडक्ट है, लेकिन ऑफिशियली उस पर टैग नहीं लगा है, तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है, और यूज़ करने के बाद हमें बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और दिस प्रोडक्ट इज़ गुड और बैड, और what is there is, if it is good then there is anything else which we wanted to do, कुछ और करने की ज़रूरत है, या फिर अच्छा नहीं है तो भी कुछ करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो वो सब क्वेश्चंस का क्वेश्चंस के आंसर्स हमें क्या करना है, यहाँ पे देने होते थे। तो एंड यूज़ मेथड में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा, वो प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है एक सर्टन स्पैन ऑफ टाइम तक, एक सर्टन पीरियड तक, और उसके बाद आपको उसको रिस्पॉन्स देना है कि अच्छा है कि नहीं है। एंड उसके अकॉर्डिंगली जो सेलर होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो पर्सन होगा जो सर्वे कंडक्ट कर रहा है, ही विल गोइंग टू रिकॉर्ड द रिस्पॉन्स ऑफ द कस्टमर, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हमारा डिमांड क्या हो सकता है। दैट इज़ द एंड यूज़ मैथड। देन आफ्टर कुछ इसके एडवांटेज और कुछ इसके क्या हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे देख लेते हैं पहला एडवांटेज,
जब बात करते हैं हम एडवांटेज की तो इट प्रोवाइड्स द यूज वाइज और द सेक्टर वाइज डिमांड फोरकास्टिंग। नाउ यूज वाइज और सेक्टर वाइज डिमांड फोरकास्टिंग मीन्स व्हाट, अब एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत से टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। वन कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हमें पता है कि एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। शैम्पूज, सोप्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, स्नैक्स, बिस्किट्स, देन देयर आर एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स। तो ये कंपनीज क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में इन्वॉल्व है, डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं। तो हर एक के केस में हमें सेपरेटली क्या करना पड़ता है, एंड यूज मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो दैट्स वाई इट इज़ यूज वाइज और सेक्टर वाइज इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। डिमांड फोरकास्ट obtained फॉर द डिफरेंट सेक्टर्स लाइक अ कंज्यूमर, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर कैन बी हेल्पफुल इन मैनिपुलेटिंग द फ्यूचर डिमांड। ये इन्फॉर्मेशन हम जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, सब यूज़र्स से हम क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वी आर कलेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द यूज़र्स, जितने भी यूज़र्स हैं सबसे हम क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसी। येस, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया हुआ है तो गवर्नमेंट को भी आइडिया हो जाता है, गवर्नमेंट विल कम टू नो कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करनी चाहिए, कौन सी गाइडलाइंस लानी चाहिए। नाउ हाउ मच टैक्स दे विल गोइंग टू चार्ज और हाउ मच बेनिफिट ऑफ द सब्सिडी दे विल गोइंग टू प्रोवाइड। इम्पोर्ट और एक्सपोर्टेड गुड्स है, इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स तो उसके अकॉर्डिंगली ड्यूटी कैसी होनी चाहिए, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर में आती हैं और उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी पॉलिसी डिसाइड कर सकती है। तो दिस आर द सर्टन एडवांटेजेस ऑफ अ एंड यूज मेथड। हर एक एडवांटेज के साथ क्या होता है, थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, इट मेंटेन्स द लिमिटेशन इज दैट इट रिक्वायर्स द एवरी फर्म्स टू हैव द प्लान ऑफ प्रोडक्शन करेक्टली फॉर द फ्यूचर पीरियड। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक चीज़ है कि जो प्रोडक्शन प्लानिंग हमको परफेक्टली करना पड़ेगा एंड यूज मेथड के लिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द मार्केट एक्सपेरिमेंट। देखो अब मार्केट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, मार्केट एक्सपेरिमेंट मतलब तुम मार्केट में जाते हैं, हम मार्केट में जाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, कस्टमर्स उसे टेस्ट करेंगे एंड इमिडिएटली हम क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्स ले लेंगे। वी आर ऑफरिंग आर प्रोडक्ट, हम अपना प्रोडक्ट सामने कस्टमर को ऑफ़र करेंगे, वो इमिडिएटली उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद वो उसमें बताएंगे कि क्या फीडबैक है और कितनी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कितनी चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए, हाउ इज़ इट गुड और बैड, और देयर इज़ अ नीड ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट और नॉट। सो ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू द कंज्यूमर व्हेन द कंज्यूमर विल गोइंग टू कंज्यूम द प्रोडक्ट, द आर्टिकल, द यूनिट इन द मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे होगा क्या, द सेम सिचुएशन है। मार्केट एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पब्लिक एरियाज़ में, द एरियाज़ वेयर देयर आर द पीपल्स आर मूव, लाइक नियर बाय द रेलवे स्टेशन जहाँ पे ज़्यादा क्राउड होती है, वो सिचुएशंस में, वो एरियाज़ में क्या होता है कि मार्केट एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। जैसे नियर बाय द स्टेशन, देन शॉपिंग मॉल्स, देन नियर बाय द मार्केट जहाँ पे प्रॉपर मार्केट लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, देयर आर द मैनी कंपनीज हु आर परफॉर्मिंग द मार्केट एक्सपेरिमेंट, दे विल गोइंग टू ऑफर द सम काइंड ऑफ आर्टिकल टू द यूज़र, द कंज्यूमर और द पर्सन विल गोइंग टू यूज़, और उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स बताते हैं। सो अंडर दिस मैथड द मार्केट एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड टू जनरेट द डिमांड फोरकास्टिंग एंड देयर आर द टू अप्रोचेस। पहला है आपका क्या, एक्चुअल, एंड अनदर वन इज योर सिमुलेटेड। नाउ व्हाट डू मीन बाय द एक्चुअल मार्केट। अब डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली में मार्केट में एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस आर द कंडक्टेड इन द actual marketplaces in the several ways. One method is to select the several market or the stores with the similar socio-economic character and then change the price, packaging, promotional measures in some or all the markets or the store. जहाँ जहाँ पे भी हम प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम चेंज कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करेंगे, फिर बाद में उनको रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्ड देंगे। वी विल नॉट गोइंग टू शो द पैकेट। फिर क्या होता है, आई रिमेंबर व्हेन वी वर द स्टूडेंट्स, हम क्या करते थे, हम भी प्रमोशंस ऐसे एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते थे। और वहाँ पे होता क्या था क्लास बच्चों, कि एक प्रोडक्ट हमें दिया जाता था और उसे हमें क्या करना था, कस्टमर्स को टेस्ट करवाना था, एंड द कस्टमर्स विल गोइंग टू टेस्ट इट एंड दे विल गोइंग टू रिस्पॉन्ड कि इसमें कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें लेस करनी है, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और इसमें क्या फ्लेवर ऐड करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे। तो द वे वी विश टू प्रेजेंट टू द कस्टमर विल गोइंग टू ईट इट एंड द कस्टमर विल गोइंग टू गिव द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑल द क्वेश्चंस जो हम उनको
पूछेंगे। तो वो सब चीज़ें एक्चुअली में मार्केट में हमें खड़े रह के एक इंटरव्यूअर को मार्केट में खड़े रह के उन्हें क्या करना पड़ता था, अप्रोच करना पड़ता था और उनसे रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने पड़ते थे। सो यहाँ पे इन सम ऑफ द ऑल द मार्केट्स द फर्म कुड चेंज वन और ऑल द डिटरमिनेंट्स ऑफ अ डिमांड अंडर द इट्स कंट्रोल एट द सेम टाइम। हम हर डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द कंज्यूमर्स बिहेवियर द firm can find out the effect of these variables on the demand for the product। तो जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी अदर फैक्टर्स है, जितने भी डिटर्मिनेंट्स है जो आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ों को कंसिडर करने के बाद क्या करेंगे, अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे बाय द गिविंग दी सर्टन आर्टिकल्स टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पे ये मार्केट एक्सपेरिमेंट जो होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और प्रैक्टिकली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स एंड वी आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन। फर्दर द firm can also determine the effect of a age, sex level of the education, income and the family size on the demand for the commodity। So हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। इफ़ आर प्रोडक्ट इज़ बीइंग कंज्यूम बाय द ऑल द कंज्यूमर, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हर एक एज के पर्सनस को, हर एक एज टाइप के पर्सनस को क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करके उनसे रिस्पॉन्सेस लेंगे। वी विल नॉट स्पेसिफिकली ओनली आस्क टू द पर्सन हु आर द वर्किंग पॉपुलेशन। कभी हम चिल्ड्रंस को भी वी आर विल गोइंग टू कलेक्ट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रंस। हम कभी सीनियर सिटीजन से भी रिस्पॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। तो ऑल द इन्फॉर्मेशन दिस इज़ हाउ इट विल गोइंग टू वर्क। एंड इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे एडवांटेजेस आर market experiments are very useful in the process of introducing the product for which no other data exist। कभी कभी क्या होता है, जब भी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नए स्कीम्स लॉन्च करते हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नया गुड्स लॉन्च होता है, तो वो बिफोर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, एक पायलट स्टडी कंडक्ट करते हैं। नाउ व्हाट डू मीन बाय पायलट स्टडी, विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू द मार्केट, विल नॉट गोइंग टू टेल, हम लोग नहीं बताएंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, कस्टमर्स को क्या करना, देना है कंज्यूम करने के लिए। अगर पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो उसे मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, नेगेटिव रिस्पांस आता है तो लॉन्च नहीं किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कुछ गुड FMCG प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में क्या होता है, और ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द सेल्समैन कि सेल्समैन से वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन जैसा मार्केट में उसका रिस्पॉन्स होगा बिफोर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट, उसके डेटा को एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो वो भी क्या मार्केट एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट है। अब डिसएडवांटेज कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इन ऑर्डर टू कीप द कॉस्ट डाउन द एक्सपेरिमेंट मे बिकम कंडक्टेड इन अ लिमिटेड स्केल एंड ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम दिस नॉट बी द रियलिस्टिक। इसका मतलब कि सबसे पहली बात कि मार्केट एक्सपेरिमेंट जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो कॉस्ट को अगर कम करने की सोचो तो तुम्हारा साइज़ क्या होगा, सैम्पल साइज़ कम हो जाएगा। इसका मतलब यू विल हैव टू आस्क द क्वेश्चन, तुम एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ बहुत कम कस्टमर्स पे करोगे और उससे होगा क्या, अगर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर तुम ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो जो भी कंक्लूजन मिलेगा, जो भी इन्फ्रेंसेस मिलेंगे वो रियलिस्टिक नहीं होंगे, वो एक्चुअल में एक्यूरेट नहीं होंगे। देन आफ्टर द सेकेंड लिमिटेड डिसएडवांटेज इज व्हाट, कॉम्पिटिटर्स मे ट्राई टू sabotage the experiments by charging the determinants of other product। Now कभी कभी होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं 2 टाइप के प्रोडक्ट में डील करता हूँ। तो जो 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों प्रोडक्ट के अदर फैक्टर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जो उनके डिमांड्स को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। क्लास, अगर इफ़ आई हैव 2 काइंड्स ऑफ अ प्रोडक्ट, तो दोनों प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट्स अलग होते हैं, दोनों प्रोडक्ट के फैक्टर्स अलग होंगे। फैक्टर्स क्या होंगे, दोनों प्रोडक्ट के अलग होंगे। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए का फैक्टर्स अलग होंगे जो उनके अफेक्ट करेंगे, दैट मीन्स डिटरमिनेंट्स आर सेपरेटेड, डिटरमिनेंट्स आर डिफरेंट। एंड सेकंड प्रोडक्ट के भी डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट एक्सपेरिमेंट में कभी कभी क्या होता है, हम दोनों प्रोडक्ट के एक्सपेरिमेंट्स, दोनों प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट्स को क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड। देन आफ्टर द नेक्स्ट वन इज़ योर सिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट। देखो एक्चुअल मार्केट में क्या होता है, एक्चुअल में हम मार्केट में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, लेकिन सिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट इज़ अ सिचुएशन
वेयर हम क्या करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर क्लिनिक। एक पर्टिकुलर आर्टिफिशियली वर्चुअली हम क्या करते हैं, एक शॉपिंग मॉल बनाते हैं और वर्चुअली ये क्या करते हैं हम, वी आर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट ऑफ अ मार्केट एट अ वन पर्टिकुलर प्लेस विच इज़ नॉट एग्जैक्टली इन रियली इन प्रैक्टिकल लाइफ वो क्या है, मार्केट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक मार्केट का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एंड उसके अंदर इन दैट वी आर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट. So, under the simulated market experiment, which is also known as consumer clinic or the laboratory experiment, a sets of consumers may be provided with the sum of money and asked to shop in the simulated store. जो भी आर्टिफिशियली हमने स्टोर बनाया होगा, जैसे आपके कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपके कॉलेजेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टॉल लगाते हैं. सो मोस्टली इन द कॉलेजेस इट हैपन्स दैट कि कोई इवेंट्स आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, खाने पीने का स्टॉल लगाते हैं, or you will going to sell your own product at that particular stall, which may be the clothes, which may be the any kind of a food, any kind of a jewelry you can say, the any kind of ornament or any the little bit small things which you are selling to the other students by putting the stall of yours in the particular college. तो वो सब situations में क्या होता है, हम छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं. तो एक दिस इज़ नॉट अ रियलिटी में वो मार्केट नहीं होता, वो कॉलेज का कैंपस ही होता है, लेकिन कॉलेज के कैंपस में हम क्या करते हैं, स्टॉल्स लगा के और अपने आर्टिकल्स क्या करते हैं वहाँ पे सेल करते हैं. तो वो इट इज़ काइंड ऑफ अ सिमुलेटेड मार्केट, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सिमुलेटेड मार्केट कि वह एक्चुअल में मार्केट नहीं है, लेकिन हमने वो उस मार्केट का एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है. तो ये सिचुएशन यहाँ पे होती है जहाँ पे कस्टमर्स को एक छोटा मनी दिया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स के पास होते हैं एंड हम दे विल गोइंग टू आस्क द कस्टमर्स टू शॉप इन द स्टोर्स. During the experiment, the prices of the product and the packaging and the advertisement etc. will be varied in order to observe how the consumers will going to react to the changes. Now, during the situation, during the marketing experiment, during the shopping, when the consumers are doing shopping, जब customers shopping करते रहेंगे तो वो टाइम पे हम क्या करेंगे, हम जो है टेस्ट प्रेफरेंसेस, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे ऐसे जो अदर फैक्टर्स हैं उसे हम क्या करेंगे, चेंज करते रहेंगे. और उसको चेंज करने के बाद ऑब्वियसली द प्राइजेस को चेंज करने के बाद इमीडिएटली कस्टमर्स के रिस्पॉन्स देखेंगे कि वेदर द कस्टमर्स इज रिस्पॉन्डिंग, कस्टमर इज बिहेविंग प्रॉपरली और पॉजिटिवली और नॉट, कि पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है कि नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है, अच्छा लगा या बुरा लगा. सो ऑल द काइंड ऑफ अ सिचुएशंस, ऑल द काइंड्स ऑफ अ बिहेवियर्स ऑफ द कंज्यूमर विल गोइंग टू रिकॉर्ड, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं अंडर द सिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट. इसके बाद पार्टिसिपेंट्स में बी चूजन टू रिप्रेजेंट द सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट ऑफ द interest, and the participants will have an incentive to purchase the product they wanted the most because they are allowed to keep the goods purchased. अब इसमें होता क्या है, इसमें कस्टमर्स क्या करेंगे, द पार्टिसिपेंट्स हैं जो एज अ कंज्यूमर वहाँ पे काम कर रहे हैं, एज अ कंज्यूमर दे आर रिप्रेजेंटिंग देम सेल्फ, दे कैन बाय एनीथिंग एज पर देयर नीड्स एंड दे कैन कीप दैट आर्टिकल विद देम बाय परचेजिंग द सेम फ्रॉम द मार्केट. इसके बाद there are the certain shortcomings which are given to you. So a simulated market experiment is like that only. Now what are the shortcomings over here? The shortcomings are the consumers are not likely to act normally as they would in a real market situation. देखो, अब market, real market is different and simulated market is different. सिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कोई भी जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, that data or the decision which we are conducting or which we are taking on the basis of the simulated market experiment, it is not realistic in nature. ये रियलिस्टिक होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होता. प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअल मार्केट एक्सपेरिमेंट ही हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं. Then after the sample of the participants are likely to very small because of the high cost of conducting the experiment. तो सैम्पल क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स का बहुत कम होता है. कम इन द सेंस वॉट कि विल ओनली गोइंग टू अलाउ द 10 और 15 पीपल्स एज एन सैम्पल, जबकि वहाँ पे ज़रूरत शायद 100 और 200 की हो सकती है. क्यों? क्योंकि ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को आप अलाउ करोगे तो उनके रिफ्रेशमेंट, उनके रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आपको करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है. तो इसलिए क्या होता है, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे एक्सपेरिमेंट के सिचुएशंस में हमारे पास बहुत कम पैसे होते हैं. वी हैव ओनली सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी विच वी विल गोइंग टू स्पेंड एंड विल गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसके बाद डिराइविंग द मार्केट बिहेवियर फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द स्मॉल सैम्पल मे मिसलीडिंग. अब जो भी हमको रिजल्ट मिला हुआ है स्मॉल सैम्पल के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, हो सकता है वो इट इज़ नॉट गुड,
और रियलिस्टिक ना हो, एक्यूरेट ना हो, वो हो सकता है क्या हो, वो मिसलीडिंग भी हो सकता है। इन द सिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट द कंज्यूमर In the simulated market experiment, the consumer may take the experiment seriously since they do not spend their own money. Not despite these advantages, the consumer's clinic can provide the useful information about the demand for the product. कभी कभी क्या होता है, जो सिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट है क्लास, सिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, कंज्यूमर मे नॉट टेक द एक्सपेरिमेंट सीरियसली। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो मनी पे नहीं कर रहा है, उनको क्या किया गया है, एक आर्टिफिशियली एक अमाउंट ऑफ अ मनी, और कैन से द, जैसे हम गेम्स खेलते हैं मनी रिलेटेड, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके कुछ नकली नोट होते हैं, कुछ कॉइन्स होंगे, कुछ करेंसी नोट्स होंगे और कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे। सो दोज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज अ मनी, एंड वो बेसिस पे हम क्या करेंगे, वो गेम खेलेंगे। एंड द रिस्पॉन्सेज आर पॉजिटिव, रिस्पॉन्सेज आर रियलिस्टिक, बट जो अमाउंट ऑफ मनी वो स्पेंड करेंगे वो रियल नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम, विच रिजल्ट्स इन वॉट, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट एक्सपेरिमेंट, इट इज़ नॉट गुड फॉर द डिमांड फोरकास्टिंग। लेकिन स्टिल जो भी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलता है सिमुलेटेड मार्केट एक्सपेरिमेंट से, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। देन आफ्टर स्टैटिस्टिकल मैथड, इसके पहले हमने सर्वे मैथड कंप्लीट कर लिया। सर्वे मैथड इज़ अ मैथड जहाँ पे हम एक्चुअल में मार्केट में जाके क्या करते हैं, कस्टमर से रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करते हैं। लेकिन द नेक्स्ट वन इज़ नथिंग बट द स्टैटिस्टिकल मैथड। अब स्टैटिस्टिकल मैथड मीन्स व्हाट, एक ऐसा मैथड है जो प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स डेटा, कि हर साल जो है हमारा सेल्स 10% से इंक्रीज़ हुआ है, हर साल हमारा डिमांड 10% से इंक्रीज़ हुआ है, मतलब ये बार भी 10% से इंक्रीज़ होगा, ग्रो होगा। सो दिस इज़ वॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहा हूँ, डिमांड को फोरकास्ट कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली द केस इज़। द स्टैटिस्टिकल मैथड, इफ यू गोइंग टू सी, स्टैटिस्टिकल मैथड मीन्स कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज़ करेंगे प्रीवियस ईयर के डेटा को एनालिसिस करने के बाद, एंड देन विल गोइंग टू कंडक्ट द सेम। तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, दिस मैथड मेक्स द यूज़ ऑफ अ हिस्टोरिकल डेटा ऑन द सेल्स ऑफ अ वेरियस कमोडिटी। बहुत सारे सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेटा ऑलरेडी हमने फीडअप करके हमने हमारे बुक्स में रखा होगा, हमने एक्सेल शीट प्रिपेयर की होगी, वो एक्सेल शीट हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर व्हाट, फॉर एनालाइजिंग द सेम, एंड विल गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम और ड्रॉ द कर्व। इसके बाद सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैथड्स आर ब्रीफली डिस्कस्ड बिलो। देखो कौन से मैथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपको क्या है, एक सब्जेक्ट है, रिसेंटली FY BCom में भी है, तो वहाँ पे आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, मैथ्स एंड स्टैट्स में, कि बहुत सारे मैथड्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को एनालिसिस करने के लिए। ट्रेंड एनालिसिस, और यू कैन से टाइम सीरीज करके एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा। Then you might have studied about the correlation और coefficient regression, then rank correlation। उसके बाद जो है आपका इंडेक्स नंबर, लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर हैं जिनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस यहाँ पे इकोनॉमिक्स में होता है। तो उसमें से एक है आपका ट्रेंड एनालिसिस, जिसे हम टाइम सीरीज भी बोलते हैं। 3 years, 4 years, 5 years के मूविंग एवरेज वाले सम्स आपने सॉल्व किए होंगे, तो वो सब सिचुएशन यहाँ पे यूज़ होते हैं। नाउ ट्रेंड मैथड में क्या होगा, व्हाट विल गोइंग टू हैपन इन द ट्रेंड मैथड, क्या? Now under this method the time series data of the variables under the forecast are used to fit the trend line on the basis of the previous year information। जो भी previous year के information होंगे, एक ग्राफ पे हम क्या करेंगे, उसको शो करेंगे और उसको एस्टिमेट करेंगे कि यहाँ से वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, कि एज अ कांस्टेंट रहेगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इसके बाद अगर ध्यान देंगे तो either graphically or through the statistic methods of a least square। For example, we have a data of a coffee sales in India for the period of 1991 to 2015 and 16. This data can be plotted on the graph and the line or the curve can be drawn depicting the coffee sales for the period for which the data is available. This can be extrapolated to the forecast period। अब इसमें होता क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं वो इंफॉर्मेशन को आइदर हम ग्राफ में या फिर कर्व के थ्रू हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंटेशन के बाद उसे क्या करेंगे,
वो जो फाइनल आउटकम होगा, ग्राफ होगा या फिर आपका चार्ट होगा, दैट ग्राफ और चार्ट विल गोइंग टू यूज़ फॉर व्हाट, फॉर द एनालिसिस, फॉर द फोरकास्टिंग पर्पस. जैसे एग्जांपल again we're going to see the reading of the extrapolated graph on or the line will give the forecast, and this is a crude version of the trend method and it is also called a graphical method, and this is illustrated by the figure 5.1. अगर आप टेक्स्ट बुक में आपके फिगर 5.1 देखेंगे then you will going to understand कि what exactly the situation is. तो फिगर 5.1 में आपने ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड मेथड आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे चलता हूँ मैं, एक छोटा सा कर्व क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द कर्व, and ये curve it may be anything, so I'll just going to simply draw the trend which is not a realistic. ये रियलिस्टिक नहीं है बट स्टिल हम क्या करेंगे, इसे समझने की कोशिश करते हैं. सो स्पेसिफिकली इफ़ यू गोइंग टू सी एनालिसिस में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, वो इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे. हम क्या करेंगे, उसे ग्राफ पे शो करेंगे और जो भी कर्व बनता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल गोइंग टू टेक द डिसीजन. जैसे सपोज दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, सपोज ये आपका क्या है, ट्रेंड है. हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमने क्या किया, डॉट्स बनाए. हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज़ आर्टिफिशियली मैं कुछ भी बना, हम यहाँ पे एक सिर्फ समझने के लिए क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड और एक कर्व बना रहे हैं. सपोज ये क्या है, हमारा कर्व है. अब आप देख सकते हो स्टार्टिंग में यहाँ पे था, फिर धीरे फॉल डाउन हुआ, सडनली ये क्या हुआ, सेल्स हमारा इंक्रीज़ हुआ. अब ये ट्रेंड क्या बता रहा है, ये ट्रेंड हमारा सेल्स बता रहा है. दिस इज शोइंग अस द सेल्स, द अमाउंट ऑफ अ सेल्स विच वी क्या डू एट अ डिफरेंट प्राइसेस. तो अब ये सेल्स कुछ इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे शॉर्टफॉल के बाद इट स्टार्टेड सडनली इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीज़ होने के बाद क्या हुआ, ये फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर हल्का सा इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़, एंड लाइक वाइज ये वहाँ पे. अब नाउ दिस इज़ द सिचुएशन. ये क्या है, ये हमने ड्रॉ किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर डेटा. समझने की कोशिश करना, ये हमने क्या किया, एक समझ लो कर्व या ट्रेंड हमने ड्रॉ किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर डेटा. लेकिन अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा उसको हमें एस्टिमेट करने की ज़रूरत है. जैसा हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारा रिस्पॉन्सेस है अदर फैक्टर्स का, अदर फैक्टर्स के रिस्पॉन्सेस और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हम कंसिडर करते हैं. आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स हमने फाइनली क्या किया, वी केम टू द कंक्लूजन कि यहाँ पे अब यहाँ तक तो सिचुएशन ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है. हो सकता है कि ये कर्व क्या हो, इंक्रीज हो, या हो सकता है वापस क्या हो, डिक्रीज हो, या फिर ये एज इट इज़ कॉन्स्टेंटली ये क्या हो, चलते रहे. तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे. देयर आर द थ्री पॉसिबिलिटीज़ जो क्या हो सकती है यहाँ पे, विच कैन टेक प्लेस. देयर आर द थ्री पॉसिबिलिटीज़ कैन बी टेकन प्लेस एंड इट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर ट्रेंड एनालिसिस भी. अब यहाँ तक आ गया, यहाँ से इंक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, या फिर डिक्रीज भी हो सकता है. तो यहाँ पे हमारे पास तीन सिचुएशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. अब तीनों सिचुएशंस में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग व्हाट, ट्रेंड एनालिसिस. नाउ ट्रेंड एनालिसिस, जब भी जो भी इंफॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन एक बार हमने क्या किया, इसे ग्राफ पे फीडअप किया, तो इसके बाद हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है. मान लो हमें पता चला है सेल्स जो है 10% से इंक्रीज़ होगा. इंक्रीज़ होगा मतलब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि ना ही हमें सेकंड पे ध्यान देना है, ना ही हमें थर्ड पे ध्यान देना है. अगर हमें पता है कि हमारा सेल्स जो है 10% से इंक्रीज़ होगा, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे आएगा. तो लाइक वाइज बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा डिसीजन लेते हैं फॉर फोरकास्टिंग द डिमांड. यहाँ पे ये सिचुएशन देख रहे हो, यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ तक हमारा प्रीवियस ईयर का डेटा है. इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज़ होगा कि कॉन्स्टेंट रहेगा कि डिक्रीज़ होगा. इंक्रीज़ होगा कि कांस्टेंट रहेगा, डिक्रीज़ होगा, वो डिमांड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्स हमने क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं. तो ये दिस इज़ नोन एज व्हाट एग्जैक्टली अ ट्रेंड मेथड. और ट्रेंड मेथड में क्या है, ट्रेंड मेथड इज़ दैट मेथड जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग पर्पज़ के लिए, और इन ऑर्डर टू शो आर डिसीजन टू दी वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स. जो भी अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, या फिर मैनेजर्स हो गए, उनको अपने इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ्स का ही यूज़ करते हैं. ग्राफ जो है, ग्राफ एक ऐसा
टूल है जिसका यूज़ हम करते हैं और जिसे समझना बहुत ही आसान होता है। तो हर एक चीज़ को हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो वर्डिंग्स होती है, पैराग्राफ होता है, वो इतनी जल्दी हमें समझ में नहीं आता जितनी जल्दी हमें ग्राफ समझ में आता है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन जब भी आप देखोगे गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेटा और एनीथिंग इफ़ यू गोइंग टू सी, तुम्हें पता चलेगा जो भी नोटिफिकेशन या जो भी डेटा गवर्नमेंट रिलीज़ करती है, मोस्टली गवर्नमेंट क्या करती है उसमें चार्ट या फिर आपके गवर्नमेंट विल गोइंग टू यूज़ द टेबुलर फॉर्मेट में, चार्ट में, ग्राफ में, कर्व, ये सब इन्फॉर्मेशन, ये सब टूल्स क्या करती है गवर्नमेंट यूज़ करती है, सो डैट द कंज्यूमर और द पीपल्स ऑफ अ कंट्री दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हुआ है। अगर ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर, अगर ये यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है तो सबको पता है कि यहाँ से इंक्रीज़ होगा मतलब बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब इट इज़ गुड। फिर यहाँ पे फॉल हो सकता है मतलब घटेगा, घटेगा मतलब इट इज़ बैड। सो एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट द ग्राफ, देख के हमें पता चल सकता है कि क्या सिचुएशन आगे हो सकती है। देन आफ्टर चलते थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, व्हाट एक्सप्लेनेशन दिस गिविंग इन द फिगर 5.1, जो कि आप देख सकते हो आपके रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक में वहाँ पे दिया हुआ है। The line AB shows the behavior of the coffee sales during the 1990, 91 to 2015 and 16, and then the line B line is extrapolated to the C1, C2 and C3. ये देखो हमारे एग्जांपल में A और ये हो गया आपका B, ये AB क्या है आपकी लाइन है, बरोबर, ये AB क्या है आपकी लाइन है। इसके बाद क्या सिचुएशन आ रहा है, इसके बाद या तो इंक्रीज होगा या तो कांस्टेंट होगा या तो डिक्रीज होगा, यानी ये C1, ये C2 और ये क्या हो गया आपका C3। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। फिर इसके बाद व्हाट एल्स इज गिवन, इफ द extrapolated line is taken as a BC1, then the forecast for the coffee sales for the 2016-17 can be worked out. The forecast obtained through the graphical method suffers from the subjectivity. अब जो भी हमने क्या किया यहाँ पे, जो ग्राफ मेथड हमने यूज़ किया है, हो सकता है ये ग्राफ मेथड क्या हो, सब्जेक्टिव इन नेचर हो। सब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है क्लास, सब्जेक्टिव इन नेचर मतलब अगर मैं ग्राफ देख रहा हूँ, इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ गिवन मी द ग्राफ एंड द गवर्नमेंट हैड टोल्ड मी दैट कि तुमको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे हमें एस्टिमेट करना है कि डिमांड हमारा कितना हो सकता है। तो हो सकता है जो मैं डिसीजन मेकिंग करूँगा वो मेरा सब्जेक्टिव इन नेचर हो सकता है। सब्जेक्टिव इन नेचर मीन्स व्हाट, इट इज़ माई ओपिनियन or I might have used my own biases, I have also used my own predictions, जो कि क्या होता है सिर्फ मेरे केस में हो सकता है और के केस में नहीं हो सकता। तो ये ऐसे सिचुएशंस क्या होंगे, दैट इज़ नोन एज सब्जेक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस इफ द एक्स्ट्रापोलेटेड लाइन BC2 और BC3, देन द फोरकास्ट ऑफ द कॉफी सेल्स वुड बी डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, BC1 के केस में क्या होगा, BC1 के केस में आपका सेल्स इंक्रीज हो रहा है, BC2 के केस में सेल्स कांस्टेंट है और BC3 के केस में सेल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द ट्रेंड लाइन इज वर्कड आउट बाय फिटिंग द ट्रेंड इक्वेशंस टू द टाइम सीरीज। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इक्वेशन बना दिया। A trend equation is one in which the variables under the forecast is considered as the functions of a time. अ वेरिएबल जो फोरकास्टिंग में होते हैं यहाँ पे उसे हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं एज अ फंक्शंस ऑफ टाइम। सो यहाँ पे द इंफॉर्मेशन और यू कैन से द थिंग विच इज़ गिवन टू यू। नाउ डिमांड फॉर द कॉफ़ी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिमांड फॉर द कॉफ़ी इज़ फंक्शंस ऑफ टाइम, जो कि हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस और ट्रेंड मेथड में यूज़ करते हैं, जहाँ पे DC आपका डिमांड फॉर कॉफ़ी, T आपका हो गया टाइम। द ट्रेंड इक्वेशंस कैन बी टेकन आइदर द लीनियर और नॉन लीनियर फॉर्म, एंड इन द लीनियर फॉर्म इट कैन बी स्ट्रेच्ड एट दिस वन। देखो DC इज इक्वल्स टू A + BT, मतलब कुछ डिमांड ऑफ द कॉफ़ी आपका क्या होगा, फिक्स होगा, कुछ डिमांड फॉर द कॉफ़ी आपका कांस्टेंट होगा, डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज और चेंज इन द टाइम। टाइम चेंज हो या ना हो, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आपका डिमांड फॉर द कॉफ़ी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। और BT मतलब, B का मतलब हो गया आपका वेरिएबल जो डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे, where B gives the slope and it indicates the absolute changes in the dependent variable over the time and it can be estimated. Details about this could be studied in the statistics. और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में अगर इसको आपको स्टडी करना है, ये ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है, तो आप मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के टाइम सीरीज एनालिसिस और टाइम सीरीज डेटा के रिलेटेड एक चैप्टर है, वो चैप्टर में आप डिटेल में इसके बारे में स्टडी कर सकते हो कि कौन से इक्वेशंस होते हैं और कौन से लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको दी गई है। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द
द यूज़ ऑफ अ ट्रेंड एनालिसिस फॉर डिमांड फोरकास्टिंग कि इसके आगे क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी. The trend method gives the dependent forecast and the main advantage of it is that it does not require the formal knowledge. देखो ट्रेंड मेथड क्या होता है, ट्रेंड मेथड सिर्फ बताता है कि आप पिछले सालों में आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं. ट्रेंड मेथड विल जस्ट गोइंग टू शो कि इन द प्रीवियस ईयर्स हमारा डिमांड इतना था, तो इसके बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना हो सकता है. सिंपली वो यही रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं. देन आफ्टर इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स थ्योरी और द मार्केट. हमें यहाँ पे इकोनॉमिक्स थ्योरी और मार्केट का इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली प्रीवियस ईयर के डेटा को हमने क्या किया, सिर्फ ग्राफ पे उतारा है, ग्राफ पे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है. इट ओनली नीड्स द टाइम सीरीज डेटा एंड इट मेंटेन्स द लिमिटेशन. इट्स मेन लिमिटेशन इज़ दैट इट अज्यूम्स द पास्ट इज़ रिपीटेड इन द फ्यूचर. हमने बहुत बार ये स्टोरी पढ़ी है, बहुत बार हमने ये डायलॉग पढ़ा हुआ है, डायलॉग हमने सुना हुआ है कि हिस्ट्री विल गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ. हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ. हिस्ट्री क्या करती है, पास्ट क्या होता है, बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है. तो हो सकता है कि अगर डिक्रीज़ हुआ है आज, तो आगे जाके क्या हो, इंक्रीज़ हो जाए, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ होगा. सो द फ्लक्चुएशंस विल गोइंग टू टेक प्लेस. तो वो ट्रेंड मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और वी कैन कंपेयर आर प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस एंड उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन और एक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जो कि मोस्टली क्या होता है, इट इज़ कन्वीनियंट. सेकेंड मेथड है आपका रिग्रेशन मेथड. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग अमंग्स द इकोनॉमिस्ट. इट मेक्स द यूज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मेथड. अगेन रिग्रेशन के बारे में आपने मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है. ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हम लोग इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं फॉर फोरकास्टिंग द डिमांड एंड वी कैन यूज सिंपली रिग्रेशन. अब यहाँ पे भी रिग्रेशन के टाइप होते हैं. एक होता है आपका सिंपल रिग्रेशन, एक होता है आपका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल. एंड इट रिक्वायर्स द हिस्टोरिकल डेटा ऑन द वेरिएबल्स अंडर द फोरकास्ट एज वेल एज ऑन द डिटरमिनेंट्स ऑफ द वेरिएबल. अब इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स द हिस्टोरिकल डेटा ऑन द वेरिएबल. अब जो भी वेरिएबल होगा उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल डेटा हम कलेक्ट करेंगे, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं. और उसके साथ साथ वो वेरिएबल से रिलेटेड जो डिटरमिनेंट्स है, जिस वेरिएबल को हम स्टडी कर रहे हैं उस वेरिएबल से रिलेटेड जो भी डिटरमिनेंट्स है उसे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं. टू ऑब्टेन द फोरकास्ट थ्रू दिस मेथड द फोरकास्टर्स विल हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. अब रिग्रेशन मेथड क्या है, एक रिग्रेशन मॉडल जो है उसमें भी हमें क्या होता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फीडअप करनी पड़ती है एंड इट विल गिव यू द एक्यूरेट रिजल्ट. बट यहाँ पे क्या है, कुछ स्टेप्स है जो हमें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके हमें क्या होता है, बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल डेटा और डिटरमिनेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फोरकास्ट आवर डिमांड. नाउ कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए गए, ज़रा स्टेप्स हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल. नाउ जिस वेरिएबल को आपको फोरकास्ट करना है उसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स विच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट अंडर द स्टडी. जो भी अदर फैक्टर्स हैं, जो भी डिटरमिनेंट्स हैं, वो आपके यहाँ पे आते हैं. these are known as what, variable. With the knowledge of the economic theory and the behavior of the variables in the past, the forecasters will be able to identify the important variable which influence the demand for the product. अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं क्लास, ज़रा ध्यान देना. यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. इट विल गोइंग टू अफेक्ट. बट एज अ फोरकास्टर, इफ़ आई एम द बिजनेसमैन, आई एम द प्रोप्राइटर, तो मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर में मेरे साथ क्या हुआ था, प्रीवियस ईयर में मेरे बिज़नेस में क्या हुआ, एंड उसके अकॉर्डिंगली अगर ये स्टेप मैं लेता हूँ तो इसका रिस्पॉन्सेज, इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिग्रेशन मेथड और द मॉडल हम यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फंक्शंस ऑफ अ कमोडिटी मे बी हाइपोथेसाइज एज फॉलोज, कि डिमांड को कोई कमोडिटी एक्स है और किसी कमोडिटी एक्स का जो डिमांड है वो डिपेंड करता है इनकम पे, प्राइस ऑफ दैट द सेम कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. सो बेसिकली जब भी हम रिग्रेशन मॉडल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इन द रिग्रेशन मॉडल we are dividing the variables into two parts, dependent variable and independent variable. तो independent variable क्या हो गया आपका, commodity x, और ये सब क्या हो गया, independent variable. These are the independent variables and
द कमोडिटी एक्स इज़ नथिंग बट अ डिपेंडेंट वेरिएबल जो क्या होता है, चेंज होता है. सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड इफ यू गोइंग टू सी, ये वेरिएबल्स में अगर जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिग्रेशन मेथड. इसके बाद द वेरिएबल दैट आर स्पेसिफिक टू द डिमांड फंक्शन, जो डिमांड फंक्शन के स्पेसिफिक है, बीइंग एस्टिमेटेड आर टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द मार्केट फॉर द कमोडिटी. जो भी वेरिएबल्स हो जो स्पेसिफिक है डिमांड में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो वेरिएबल के लिए हम इन डेप्थ मार्केट में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. मार्केट एनालिसिस करना, मार्केट को एक्सपेरिमेंट करना, मार्केटिंग रिसर्च करना, वो सब हम इन डिटेल करेंगे जब कोई भी वेरिएबल हमारे कमोडिटी एक्स के डिमांड को अफेक्ट करता है. एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल टू अंडरस्टैंड. तो वो सिचुएशंस, दस द डिमांड फंक्शंस फॉर द एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स सच एज हाउसेस, डिमांड फंक्शन हाउसेस का, ऑटोमोबाइल्स का, विच आर जनरली परचेज बाय द बोरोइंग मनी, मस्ट इंक्लूड द इंटरेस्ट रेट और द क्रेडिट टर्म्स अमंग्स द एक्सप्लेनेशनरी वेरिएबल. नाउ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के लिए हम अगर सपोज फॉर एग्जांपल हाउस परचेस करते हैं या ऑटोमोबाइल्स डिमांड करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स और द होम दोनों के केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं. हाउसिंग लोन होता है और व्हीकल लोन भी होता है. एक होता है हाउसिंग लोन और एक होता है आपका क्या, व्हीकल लोन. और दोनों लोन हम यहाँ दोनों लोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसिडर करते हैं. इफ़ द कस्टमर इज़ परचेजिंग द हाउस और ऑटोमोबाइल, तो वो वेरिएबल्स भी क्या होते हैं. अब लोन हमने लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ईएमआई के डेट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक वेरिएबल्स हैं, ये सब टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं जो आपके डिमांड को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. And the demand functions for the seasonal products such as air conditioner, umbrellas and the cold beverages must include the weather condition as an component. अब obviously since ये सब क्या होता है, वेदर पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है, तो वेदर कंडीशंस के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, वी आर डिसाइडिंग वेदर वी वांटेड टू ईट द एनी आइस, वेदर विल गोइंग टू ईट द आइसक्रीम और विल गोइंग टू ड्रिंक द सॉफ्ट कॉफ़ी और विल गोइंग टू कंज्यूम द चाय. तो वो सब चीज़ें क्या होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की, समर में हमें क्या करना है, विंटर में क्या करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं. द केयर शुड बी टेकन बाय द फोरकास्ट टू सी दैट नो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट इज इग्नोर्ड. हम लोग यहाँ पे केयर करते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है ना, उसे हम क्या करें, इग्नोर ना करें. फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा. एक बार हमने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वेरिएबल्स क्या हैं, हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो उन वेरिएबल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर का डेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट करेंगे. प्रीवियस ईयर का डेटा हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड. जैसे इट इज़ एसेंशियल टू कलेक्ट द डेटा ऑन द वेरिएबल्स अंडर द फोरकास्ट. जो भी वेरिएबल है जिसका हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, वो वेरिएबल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमें क्या करना है, यहाँ पे फोरकास्टिंग करने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना है और उससे रिलेटेड डिटरमिनेंट्स का. एफर्ट शुड बी मेड टू कलेक्ट द डेटा ऑन ऑल द वेरिएबल्स इंक्लूडिंग द अबाउट डिमांड फंक्शन. जो कमोडिटी एक्स है, सपोज फॉर एग्जांपल हम डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं, हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं कमोडिटी एक्स के डिमांड को, तो कमोडिटी एक्स खुद और उससे रिलेटेड जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, सबके रिलेटेड हिस्टोरिकल डेटा हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको बाद में क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे. सो डेटा ऑफ द टू टाइप, द टाइम सीरीज डेटा एंड द क्रॉस सेक्शन डेटा, दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट करेंगे. टाइम सीरीज डेटाज आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन अ वेरिएबल ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन ओवर अ टाइम. टाइम सीरीज क्या है, टाइम सीरीज डेटा ये ऑब्जर्व करता है कि वेरिएबल एक गिवन पॉपुलेशन और पीरियड ऑफ टाइम के बाद कितना चेंज होता है. जैसे डेटा ऑन इनकम, प्राइस, कंजम्पशन, ये सब क्या है, आपका टाइम सीरीज डेटा है, फॉर द पर्टिकुलर पीरियड होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टाइम सीरीज डेटा होता है. और ये टाइम कभी भी हो सकता है, दिस टाइम सीरीज डेटा फॉर एनी फ्रीक्वेंसी. और ये जो टाइम सीरीज में हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ये क्वार्टरली का डेटा हो सकता है, ईयरली डेटा हो सकता है, सेमी ईयरली भी डेटा हो सकता है या हाफ ईयरली भी होता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का हमने डेटा क्या किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डिसीजन लेंगे. सो हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये भी क्या हो सकता है, बट देयर मस्ट बी ऑफ द यूनिक फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या करेंगे, वो इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. फिर आफ्टर कलेक्टिंग द हिस्टोरिकल डेटा हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा को कलेक्ट करने के बाद द थर्ड स्टेप इज़ नथिंग बट द चॉइस ऑफ अ डिमांड फंक्शन. नाउ चूजिंग अ डिमांड फंक्शन, आफ्टर दिस choosing a demand function after the collection of the historical data is a very important.
द थर्ड स्टेप इज टू द चॉइस ऑफ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ अ डिमांड फंक्शन फॉर एस्टिमेशन। अब इसमें कौन सा डिमांड फंक्शन हम यूज़ करेंगे? द डिमांड फंक्शन कुड बी ऑफ द एनी ऑफ द सर्वल फॉर्म्स, लाइक लीनियर इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, डबल लॉग भी यूज़ कर सकते हैं, सेमी लॉग भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम्स। फॉर इंस्टेंस द अबव डिमांड फंक्शन फॉर द कमोडिटी एक्स कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ये क्या आपका डिमांड फंक्शन है, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इन डिटेल में। देखो डिमांड फंक्शन क्या है? ये डिमांड फंक्शन एक इक्वेशन है जो हम क्या करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस में यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग द डिसीजन रिलेटेड टू द फोरकास्टिंग ऑफ अ डिमांड। अब डिमांड को फोरकास्ट करना इट इज़ नॉट द इजी टास्क, सो उसके लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो ये इक्वेशन देख रहे हो, दिस इज़ एन इक्वेशन जो कि क्या शो कर रहा है, यहाँ पे y क्या है कंज्यूमर इनकम, px क्या है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, then advertisement expenditure and the other factors. So the regression coefficient A1, A2, A3 and A4 are the components of a relative elasticity of demand. Now elasticity of demand कितना है ये सब सिचुएशन में ये commodities का, उसे हमने क्या किया यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल A1 इज़ अ component of इनकम elasticity of demand। देखो A1 क्या है आपकी इनकम इलास्टिसिटी है, कैसे पता चला? क्योंकि A1 के साथ क्या है Y है, A1 के साथ क्या है आपका Y, और Y का मतलब क्या होता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में? Y डिनोट्स द कंज्यूमर इनकम, Y डिनोट्स द इनकम, सो दैट्स वाई ये क्या हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। फिर A2 है PX देख रहे हो, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। A3 एंड PY देख रहे हो, ये हो गया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और A4 और ये देख रहे हो, ये हो गया आपका प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो दिस इज हाउ डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द वेरिएबल्स हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशंस में कंसिडर करते हैं। वी आर कंसिडरिंग द सेम इक्वेशंस ओवर हियर। फिर उसके बाद then after A4 is greater than the 0 and they suggest the income price of the substitutes and advertisement have the positive effect on the commodity X and उसके accordingly हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन में, अब जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशंस को देख के हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे अगर आप देखोगे A1 एंड Y ये क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये क्या बताता है देयर इज अ डायरेक्ट और द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर इनकम एंड डिमांड। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर इनकम एंड डिमांड, ये रिप्रेजेंट करता है आपका प्लस का साइन। ना माइनस का साइन क्या करता है? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स, दोनों के बीच में क्या होता है इनवर्स रिलेशन होता है, सबको पता है। फिर वापस से देखो प्लस साइन आया, प्लस साइन का मतलब यहाँ पे ये कौन सी सिचुएशन है, ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। ना सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि कमोडिटी एक्स का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो कमोडिटी वाई का डिमांड डिक्रीज होगा, कमोडिटी एक्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो कमोडिटी वाई का डिमांड क्या होगा इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई बोथ द थिंग्स विल गोइंग टू बी द सब्स्टिट्यूट ओवर हियर क्योंकि प्लस का साइन है। एंड एडवर्टीजमेंट, अगेन एडवर्टीजमेंट के केस में, प्रमोशन के केस में भी क्या होता है इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आप करोगे उतना ज़्यादा आपका डिमांड क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पे पॉजिटिव इन नेचर है। The next one is nothing but what? Estimation of a function. After the considering the demand function, अब उसे क्या करेंगे हम estimation करेंगे by using the collected data of the variables and its determinant. In this step, the value of a coefficient are obtained and this step will be given the value of R2 which is the coefficients of determination. देखो एक होता है आपका स्मॉल r आपको बताता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक होता है कैपिटल R जो कि होता है रैंक कोरिलेशन, और एक होता है कैपिटल R का स्क्वायर जो कि होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो आपको आफ्टर सॉल्विंग मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली वो सॉल्व करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगा, जो अमाउंट आएगा, जो फिगर आएगा, दैट इज़ नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन and it gives the measures of the goodness of the fit or it gives the percentage of the variation in the demand dependent variable which is explained by the estimating demand equation कि डिमांड इक्वेशन आने वाले डिमांड में कितना परसेंटेज फ्लक्चुएशन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पिछले कई सालों से हमारा डिमांड क्या हो रहा है 10% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर भी 10% भी हो सकता है। तो ये जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट हुआ, अगेन द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और कुछ ऐसे वेरिएबल्स से विच इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द एस्टिमेटिंग द डिमांड इक्वेशन। द क्लोजर इज टू द यूनिटी बेटर इज द फिट, दैट इज बेटर इज द एस्टिमेशन।
अब यहाँ पे जब हम ध्यान देते हैं अमाउंट ऑफ जो फिगर्स तो हमको आ गए, वी गॉट द नंबर कि आर का इतना वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू को कैसे कंपेयर करेंगे, हाउ विल गोइंग टू कम टू नो कि ये वैल्यू पे ये चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं है। तो क्लोजर द यूनिटी, जितना उसकी वैल्यू 1 के करीब होगी उतना अच्छा होता है। बेटर इज द एस्टिमेशन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर R2 की वैल्यू 0.91 है जो कि 1 के करीब है, इसका मतलब एस्टिमेशन इक्वेशन फॉर द dx एक्सप्लेन्ड एज 91% ऑफ द वेरिएशन इन द डिमांड फॉर द कमोडिटी x एंड द वैल्यू ऑफ R2 इज नेसेसरली पॉजिटिव एंड इट कैन नॉट बी एक्सीड द यूनिटी। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और इसको पॉजिटिव रहना है। 0.91 मतलब आपका जो भी चेंजेस होगा उसके वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, 91% का। 91% का चेंज आपका डिमांड में आएगा। डेरिवेशन ऑफ द फोरकास्ट, उसके बाद क्या करना है, हमें फोरकास्टिंग करनी है। जो भी वैल्यूज़ आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसे फोरकास्ट करेंगे। द लास्ट स्टेप इज द डेरिवेशन ऑफ द forecast for the variable. Under the forecasting, given the estimation value of a coefficient and we can forecast the expected sales of a dx if knows the future value of the y income and price of a commodity x, और ये सब वैल्यू हमें पता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग चालू कर सकते हैं। तो दिस आर द सर्टन स्टेप्स जो हमारे रिग्रेशन मॉडल में है, जो कि रिग्रेशन मेथड में है, जिसका हम यूज़ करके प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे फ्यूचर का डिमांड क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। Then after there are the certain advantages and the conclusions which are given to you. जरा देखते हैं इसे भी। The important advantage of this method is that the prescriptive as well as the descriptive. That is, beside the generating the demand forecast, it explains the why the demand is what exactly it is, and in other words, this technique has got explanatory as well as the predictive values. तो ये जो regression method है ये काफ़ी important method है, and this important method is very there are the certain limitations of a regression method is given. अब limitation क्या दिया है यहाँ पे, if some of the explanatory variables, class ज़रा ध्यान देना, if some of the explanatory variables are not correctly chosen, they tends to be misleading. अगर हमने properly choose नहीं किया तो वो misleading answer देंगे. If there is a autocorrelation, if the demand for the 1 year is highly correlated with the demand for the preceding year, the regression results will be incorrect हो जाएंगे अगर दोनों ऑटो करेक्ट होते तो। However, this can be corrected by the econometric techniques, जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट होता है, कि स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स का हम इकोनॉमिक्स में वहाँ पे यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग द मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द मैथमेटिक्स इन द इकोनॉमिक्स फॉर फोरकास्टिंग द डिमांड, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, दोनों हो जाता है आपका इकोनोमेट्रिक्स। देन आफ्टर दिस मैथड फोरकास्ट द डिमांड on the basis of the past relationship, and if the future relationship derivates from the past relationship, then the forecast will be wrong. अगर प्रीवियस ईयर का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अगर हमने जो फ्यूचर में कैलकुलेट किया है, फ्यूचर का फोरकास्टिंग किया, अगर थोड़ा भी डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन मीन्स व्हाट, डेविएशन मीन्स व्हाट, थोड़ा भी चेंजेस आते हैं तो आपका फोरकास्टिंग क्या हो गया, रॉन्ग हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द limitation of a demand forecasting by using the regression method. Conclusion, फाइनली जो भी मेथड्स अभी तक हमने देखे हैं, सर्वे मेथड आप बात करो कि स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, दोनों मेथड्स में क्या करना है हमें, दोनों स्टैटिस्टिकल मेथड हो या आपका डिमांड फोरकास्टिंग हो, दोनों मेथड्स के कुछ कंक्लूजन्स, कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हमने देखे। कभी कभी हमें दोनों मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, कभी कभी सिंगल मेथड यूज़ करेंगे। सो देयर इज़ अ नो यूनिक मेथड ऑफ अ डिमांड फोरकास्टिंग और फॉर forecasting any other variable. The forecasters may use the methods depending upon the objective availability of the data, type of a product, and since no method is perfect, more than the method can be used in the practice, and this can help for the cross checking and then to improve the reliability of the forecast. दोनों मेथड हम एक साथ में यूज़ करके, दोनों मेथड्स यूज़ करने के बाद जो उनके आउटकम आए हैं उसे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। और द कंक्लूजन, it should be noted that the forecasters will have to use his judgment not only on the choice of a method of a forecasting but also in accepting blindly the forecast. उस पर भी क्या करना है इसे, he should not use his own judgment and he may use his own evaluation for the forecasting with reference to the past and the future
इवेंट। तो बेसिकली क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट में एनालिसिस करके फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना है। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों सिचुएशंस हमें यहाँ पे एक साथ में देखने मिलते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द डिमांड फोरकास्टिंग। तो इसके बहुत सारे ऑल द मेथड्स वी हैव कवर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन डिटेल दिए गए हैं जो आपको हमें स्टडी करने हैं। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे ये चैप्टर का, एंड देन विल गोइंग टू सी द नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसे रीड करना है, रीड ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा। फॉर मोर रेफरेंस इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू ऑन दी वेरियस वेबसाइट्स आर देयर, एंड दिस वेबसाइट्स विल गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट मेथड्स। और ज़्यादा डिटेल में आपको समझना चाहते हो तो आप मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है टाइम सीरीज एनालिसिस और एक चैप्टर है रिग्रेशन, दोनों चैप्टर्स को इन डिटेल स्टडी कर सकते हो। देन यू विल कम टू नो अबाउट दी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, फोरकास्टिंग, एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो टिल द टाइम विल गोइंग टू रिवाइज द प्रीवियस सेशन, and in the next lecture we're going to start with the objective questions. So thank you, bye, take care, and do the revision, do the needful. Thank you.